वेलकम टू द हिंदू न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस। आज है 11 नवंबर, तो वी विल डिस्कसिंग द डिटेल्ड एनालिसिस जो आपने न्यूज़पेपर सुबह में पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर एंड एडिटोरियल सेक्शन से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आज बच्चा हम सॉल्व करने वाले। देखिए, कल बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग इंसिडेंट हुआ है न्यू दिल्ली, आप सब अवेयर होंगे। वहां पर ब्लास्ट हुआ था इन I-20 कार, और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो थोड़ा सा ऐसा कुछ सूत्रों से ऐसा पता चला है दैट इन दिस पर्टिकुलर दिल्ली ब्लास्ट डॉक्टर उमेर, रेसिडेंट ऑफ पुलवामा जम्मू एंड कश्मीर, इनकी कार थी वहां पर ऑक्यूपेंट जिसमें ब्लास्ट हुआ था। एंड दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर करी है FIR अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड एक्सप्लोसिव्स एक्ट। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है, उनका स्टेटमेंट भी आया था। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि जो भी इस ब्लास्ट के पीछे प्रॉपर उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गई है। सो अगेन ये बहुत सवाल उठता है हमारी जो अथॉरिटीज है उन पर कि देश के अंदर ऐसे ब्लास्ट होना। देखिए, अभी इसमें पुष्टि नहीं हुई कि ये टेररिस्ट ब्लास्ट था या नॉर्मल क्लास किसी और कारणों की वजह से ब्लास्ट हुई थी। 13 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, बट फिर भी ये सवाल कहीं ना कहीं जो हमारी एजेंसीज है उन पर उठता है कि कैसे देश में, कभी मान लीजिए टेररिस्ट अटैक था, तो कैसे देश में टेररिस्ट घुस रहे एंड वेयर इज द होम मिनिस्ट्री, व्हाट द होम मिनिस्ट्री इज डूइंग। सो और मैंने ये तर्क बिल्कुल भी नहीं है कि पहले वाली गवर्नमेंट के इसमें ज्यादा ब्लास्ट होते थे, करंट गवर्नमेंट के इसमें कम ब्लास्ट होते, ये कोई तर्क नहीं है। जो कॉमन सिटीजन है उनकी लाइफ को सेफगार्ड करने का जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है, और बोथ द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द विक्टिम्स जो इस ब्लास्ट में जिनकी डेथ हुई है। सो हमारे देश में फिर से ये सवाल उठ गया आफ्टर द पहलगाम अटैक अगेन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड सो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा देश की जो सिक्योरिटी है उस पर जो थ्रेट है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंट है जो स्टेट मशीनरीज में दिन ब दिन कम होता जा रहा है। दूसरे देशों में तो ऐसे इंसिडेंट नहीं होते, बट व्हाई दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट हैपन इन इंडिया। ठीक है, दूसरी स्टेट्स में भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चेकिंग हो रही है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर दिल्ली ब्लास्ट जो कल शाम में हुआ था। चलिए, जब दूसरा हम पूरे पेपर को एनालाइज करेंगे तो अगेन जो इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास आती है कि इस बार का जो 8th सेंट्रल पे कमीशन था वो कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। ठीक है, अब बच्चे ये जो पे कमीशन होता है ना, हर 10 साल में कॉन्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, ये इसलिए कॉन्स्टिट्यूट होते हैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है उनकी सैलरी क्या जो प्राइवेट सेक्टर है उनके बराबर है या नहीं है, क्या उनको पर्क्स मिलने चाहिए, कंसिडरिंग जो भी देश की फिजिकल कंडीशन है उनको देख के रिव्यू करी जाती है, रिकमेंड करा जाता है कि सैलरी स्ट्रक्चर में इंक्रीज होना चाहिए, पेंशंस में प्रॉपर कंडीशंस इंप्रूव होनी चाहिए। तो इस बार का जो 8th सेंट्रल पे कमीशन जो चेयर कर रहे वो है हमारे रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सर, और जो अदर मेंबर्स इंक्लूडेड, तो इसमें जो प्रोफेसर घोष जी है जो IIM बेंगलुरु के हैं, और जो पंकज जैन जी है जो मेंबर सेक्रेटरी जो IAS ऑफिसर थे। तो ये कमीशन को पूरा इस बार कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, और रिपोर्ट विल बी सबमिटेड विद इन दी 18 मंथ। तो हमें पता होना चाहिए जब हम UPSC या क्लैट या अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो ये जो पे कमीशन है जो हमारा इस बार का जो 8th सेंट्रल पे कमीशन है, ठीक है, बहुत ठीक है। तो ये जो कमीशन है, पे कमीशन, ये स्टैब्लिश कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है। क्या? रिव्यू करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, पेंशंस होते हैं, जो सर्विस कंडीशन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड डिफेंस पर्सोनल। द फर्स्ट CPC वाज सेट अप इन 1946। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर तरीके से फेयर पे मिलना चाहिए, ये इंश्योर होता है। जो प्राइवेट सेक्टर का पे स्ट्रक्चर है उसको गवर्नमेंट अपने पे स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं। गवर्नमेंट का पे स्ट्रक्चर एनी डे बेटर है प्राइवेट से, तो देश में काम करे या ना करे कर्मचारी, सैलरी तो बढ़िया मिलती है हमारे देश में उनको। एंड एड्रेसिंग राइजिंग पेंशन लाइबिलिटीज फर्दर पर्क्स मेथड टू अट्रैक्ट रिटेन स्किल्ड टैलेंट। नाउ फर्दर व्हाट चैलेंजेस, तो देश में बहुत एम्प्लॉइज को जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके हिसाब से पेमेंट मिलना चाहिए, ये सब कुछ चैलेंजेस होते हैं गवर्नमेंट के लिए जब ये पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। अब इससे रिलेटेड हमें जो कुछ स्टैटिक जीके पता होना चाहिए। तो जो हमारा पहला जो 7th सेंट्रल पे कमीशन था 2014 का,
उसको किसने चेयर करा था? उसको हेड करा था जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस ए.के. माथुर सर थे, उन्होंने। और पहला देश में पे कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? तो बच्चे कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1946 में। और हर रफली जो सेंट्रल पे कमीशन होता है कितने सालों में कॉन्स्टिट्यूट होता है? तो ये हर 10 साल में कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है ना। हु अप्रूव्स द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ सीपीसी? सो जो सेंट्रल पे कमीशन है ये यूनियन कैबिनेट डिसाइड करता है। नाउ द करंट चेयरमैन कौन है? तो हमारी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी अभी करंट चेयरमैन है ऑफ दिस टाइम 8th पे कमीशन के, ठीक है। चलिए बच्चा, अब हम दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो राजनाथ सिंह ने उन्होंने फैसिलिटेट करा था जो हमारी डिफेंस पीएसयूज थे उनको मिनी रत्न स्टेटस मिला है। तो हम देखेंगे कि किनको मिनी रत्न स्टेटस मिला, पर ये देखने से पहले किनको मिला है, पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को मिनी रत्न स्टेटस मिलता है। तो बच्चा मिनी रत्न स्टेटस के मिलने से पहले आपको उनकी जो रीस्ट्रक्चरिंग होती है, 3 साल में कितना प्रॉफिट करा है उस हिसाब से उनको स्टेटस मिलता है। अब ये स्टेटस मिलने का क्या फायदा होता है? देखिए, जैसे इनको स्टेटस मिल जाता है तो इनकी फंडिंग बढ़ जाती है, खुद से भी ये फंडिंग जनरेट करने की कैपेसिटी विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ये सेल्फ रिलायंस मॉडल पे वर्क कर सकती है। तो इस बार जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, ये न्यूली इनॉग्रेटेड डिफेंस पीएसयू भवन है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यू दिल्ली में, और नवंबर यहाँ पर रिव्यू मीटिंग हुई थी। तो इस मीटिंग में 4 जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे इनको स्टेटस मिला था। तो हमारी जो मिशन इंडिया लिमिटेड थी, फॉर द आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड को, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड को और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को, इन 4 पीएसयूज को मिनी रत्न कैटेगरी स्टेटस में रखा है ताकि इनका परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव्ड हो सके, ये एफिशिएंट बन सके और ये देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। जो हमारे राजनाथ सिंह थे, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये हाईलाइट भी करा था कि जो डिफेंस पीएसयूज है ये इंडिया के सेल्फ रिलायंस में बहुत काम करेगी। जो हमारा डिफेंस विद इन द कंट्री जो हमारा प्रोडक्शन, उसके लिए जो भी ये 4 पीएसयूज है बहुत ज्यादा महत्व रखती है। और जब हम रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इनटू 7 डीपीएसयू वाज रिकॉल्ड एज टर्निंग पॉइंट फॉर एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। अभी तक कभी हम डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया ने लगभग 1.51 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन करा है इन 2024 एंड 2025 विद डीपीएसयू में उन पर 75% कंट्रीब्यूशन करा है, कंट्रीब्यूट करा है। ये अच्छा नंबर है। फर्दर कभी हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हमने अभी तक 6,695 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया है। सो कहीं ना कहीं इनको मिनी रत्न स्टेटस देने के पीछे हमारा प्रॉपर जो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस है उसका मॉडल है। तो 3 एमओयूज भी साइन हुए इस पर्टिकुलर इवेंट में। सो 10,000 टन forging press facility and another set of metal bank as Midhani for steady raw material supply, ठीक है। तो राजनाथ सिंह ने इनकरेज करा इन डीपीएसयूज को, ठीक है ना। इससे रिलेटेड हम कभी स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसका रीस्ट्रक्चर्ड इनटू 7 डीपीएसयू कौन से साल में हुआ था? तो ये हुआ था 2021 में। क्या एलिजिबिलिटी होती है किसी पीएसयू को मिनी रत्न स्टेटस मिलने की? तो वो उनका प्रॉफिटेबल होनी चाहिए वो पीएसयू, फर्स्ट कंडीशन, विद कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर 3 इयर्स। जो डीपीएसयूज को कौन सी मिनिस्ट्री ओवरसीज करती है, किसके अंडर आती है? तो ये आती है हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंदर। और बच्चा हम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की कभी हेडक्वार्टर की बात करें तो जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आज का जो द हिंदू का एडिटोरियल था आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उस पर था कि जो स्ट्रे डॉग्ड है वो बहुत ज्यादा चैलेंज बन चुका है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो करंट जजमेंट दिया था उस पर बहुत सारे डिबेट्स हो रहे थे। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है जजमेंट देने के लिए। कभी हम सिटीजन्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, बच्चों की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स का भी तो राइट टू लाइफ है। और कभी डॉग्स उनको ऐसे काट लेंगे, रेबीज होने के चांसेस है, लेकिन सेम टाइम पर जो एनिमल लवर्स है उनका ये कहना था कि
ये कोई भी रिलायबल तरीका नहीं होता कि प्रोटेक्शन करने के लिए आप एनिमल्स की हत्या कर दो और एनिमल्स को उन जगहों से हटा दो, क्योंकि हमें सबको पता है हमारे पास प्रॉपर रिहैब सेंटर्स नहीं है, तो एनिमल्स के साथ क्या होगा। और जितना हमने देखा होगा, कभी हम न्यू दिल्ली की बात करें तो दिन ब दिन यहाँ पे जो डॉग मीट है वो प्रमोट होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो कुछ जो एनजीओज के मेंबर्स, उनका ये भी कंसर्न था कहीं ना कहीं दिल्ली जो स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाएगा तो उनको बर्चर्ड कर दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम टू द सेंटर्स फॉर रिहेबिलिटेशन, ठीक है। और ये भी चैलेंज था कि जैसे एक जगह से वहां पे डॉग्स को हटाओगे तो दूसरे डॉग्स वहां पर उसको जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्योंकि हम एडजॉइनिंग एरियाज भी है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है इसको हमने थोड़ा सा पैराफ्रेज करा है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट आया था, तो केरला के लिए बहुत ज्यादा ये इम्पॉसिबल टास्क बन चुका था टू रिमूव द स्ट्रे डॉग फ्रॉम द पब्लिक एरियाज, ठीक है। इसको डिस्कस करने से पहले हम एक और जो न्यूज एस्पेक्ट था वो डिस्कस कर लेते। तो फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल हुई थी, ठीक है। आप सबको पता है कि हम दिन ब दिन हमारा जो जनरेटिव एआई है उसका कंटेंट हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे इन आवर रिसर्च, इन आवर एडिटोरियल्स एंड इवन इन सुप्रीम कोर्ट केसेस। तो यहीं पर जो वकील साहब है जिन्होंने पेटिशन फाइल करी थी, उनका ये कहना था कि जितना ये एआई का यूज केस लॉस में यूज करना, सुप्रीम कोर्ट के सबमिशंस में यूज करना, कहीं ना कहीं हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम कॉज कर रहा है और बहुत ज्यादा फिक्टिशियस जजमेंट, बायस्ड आउटकम एआई देता है। तो कभी कोर्ट को एआई को प्रमोट करना या एआई का यूज रोकना, तो उस पर प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि कितना एआई आप यूज कर सकते हो इन सबमिशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इस पर पेटिशन फाइल हुई थी। और ये जो ब्लैक बॉक्स नेचर ऑफ एआई एल्गोरिथम है, कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट के लिए थ्रेट भी है। बहुत बार ये जजमेंट्स वगैरह सही नहीं देता, कोर्ट की फेक रीजनिंग भी होती है। आप खुद कभी, आप यहाँ पे लॉ एस्पिरेंट हो, आपने कभी रिसर्च करी होगी, तो आप कभी एआई से कोई केस लॉ मांगिए, लैंडमार्क जजमेंट, केस का नाम भले सही हो सकता है लेकिन ईयर कुछ डिफरेंट होगा। ईयर भी चलो सेम है, साइटेशन भी सही है, लेकिन जो रीजनिंग है बहुत बार वो रीजनिंग गलत होती है। और बहुत बार तो ऐसा होता है वो केस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कभी कोर्ट ने उस बात का जिक्र नहीं करा है और एआई वो केस लॉ आपके अकॉर्डिंगली आपको जैसा चाहिए होता है वो दे देता है। तो कहीं ना कहीं हैम्पर तो कर रहा है। तो यहाँ पर जो पेटिशनर थे उनका यही कंसर्न था कि जो जेन्युइन प्रेसिडेंट होते हैं उन पर फोकस होना चाहिए और एआई इन सब को खत्म कर रहा है, जो ट्रांसपेरेंट जेन्युइन प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे ह्यूमन लाइफ इन लूप की बात हो रही है। तो फिर से उन्होंने रिक्वेस्ट करी है सुप्रीम कोर्ट इस पर प्रॉपर गाइडलाइंस बनाए, अपनी डिसीजन दे that what should be the criteria to include generative AI content in Supreme Court submissions. Now, further ये editorial कभी हम डिस्कस करेंगे इस पर। We will also solve reading comprehension questions, ठीक है, बिल्कुल भी डरना नहीं। I am giving you pretty 2 minutes to read this particular editorial, okay? So please visit this screen. It is clearly visible. Please read it. ना we will invert the editorial और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम फटाफट एडिटोरियल पढ़ते हैं। क्या यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं, क्या यहाँ पे ऑथर का व्यू पॉइंट था related to the stray dog incidents in Kerala and different states. So, with nearly 9 lakh stray dogs, Kerala faces an almost impossible task in complying with Supreme Court recent directives that require a state to remove all stray dogs from public areas and reallocate them to shelters. तो केरला के लिए पॉसिबल नहीं है, केरला के लिए इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि
9 lakhs dogs है केरला में. The court has ordered that dogs found in schools, hospitals, sports complexes, bus stands or railway stations be captured, sterilized, vaccinated and kept in designated shelters and not returned to their original locations. ठीक है? This move marks a major departure from the animal birth control rule. Major departure मतलब ये डिसीजन कहीं ना कहीं जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल से उनके अगेंस्ट था, which follows capture, sterilize, vaccinate, return approach. क्योंकि उसमें रूल क्या कहता था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहता कि ओरिजिनल लोकेशन पे फिर से ये डॉग्स नहीं पहुंचने चाहिए, लेकिन जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल क्या कहता है कि एक बार आपने डॉग्स को वैक्सीनेटेड कर दिया, फिर आप जो उनकी ओरिजिनल लोकेशन थी वहां पे उनको फिर से रीलोकेट कर सकते हो. ठीक है. While the ruling prioritizes the public health and safety, experts warn it may be impractical to enforce. मतलब यहाँ पे कह रहे कभी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं ठीक है रूलिंग जरूरी थी पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए करना था, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है इसको लॉन्ग रन में एनफोर्स करना. Kerala with limited infrastructure and trained personnel lacks sufficient animal handlers, veterinaries, shelters, facilities. Stray dogs typically inhabited areas with easy access to food. So removing one group may simply lead to other taking their place. जो already जो बहुत सारे लोगों का कंसर्न था कि एक जगह से वो डॉग्स को हटाओगे दूसरे डॉग्स वहां पर आ जाएंगे. ठीक है. Moreover, many locals view this community dogs with compassion, leading to public resistance against mass removal. Further, bench highlighted Kerala specifically, citing recent dog bite incident involving a school child in Wayanad and similar cases in Ernakulam, Kottayam and Kannur. So bench ने specifically केरला को यहाँ पे बोला था कि केरला में पहले डॉग बाइट के इंसिडेंट हो चुके हैं. However, the public protests often delay the establishment of facilities such as ABC centers or dog pounds. But public protest के चलते हुए अभी भी वहाँ पे proper shelters और जो ABC pounds थे वो नहीं बन पाए, and finding suitable land for such products remains a challenge. Financially too, local bodies cannot bear the cost of capturing, vaccinating, sheltering and feeding dog indefinitely. तो यहाँ पर कह रहे कि पहले तो सुटेबल लैंड मिलनी चाहिए प्रोजेक्ट चलाने के लिए, और मिल भी गई तो फिर भी हम इसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है केरला में वो बियर नहीं कर सकते. ऑथर ये कह रहे हैं, मतलब ऑथर यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं करे कोर्ट के जजमेंट को, बट दे आर सेइंग दैट केरला इज नॉट एफिशिएंट इनफ, ठीक है, to implement this particular orders. Further, the court has warned that non-compliance will invite contempt proceedings, but civic bodies are constrained by limited resources. तो कोर्ट ने तो कह दिया कि कंटेम्प्ट होगा जिन्होंने नहीं ये फैसला कोर्ट का माना, बट सिविक बॉडीज के पास वो रिसोर्सेज नहीं है. The Kerala earlier initiative sterilizing and vaccinating dogs before releasing them by now stand halted by this order. ठीक है. So while the increase in मतलब केरला ने ऑलरेडी पहले भी डिसीजन ले लिया था कि हम डॉग्स को वैक्सीनेट करेंगे और फिर उनकी जगहों पे रिटर्न कर देंगे, लेकिन अब कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया तो पहले वाले जो केरला ने अपने आप से जो डिसीजन लिया था कहीं ना कहीं वो डिसीजन पूरा करना केरला के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा. द ऑथर इज सेइंग. नाउ व्हाइल द इंक्रीज इन डॉग बाइट and rabies cases underscores the need for effective control, experts argue that court directive may not be workable, especially in densely populated states like Kerala, where logistical, financial and social barriers make total removal of stray dog from public spaces nearly unfeasible. ठीक है, आया समझ? बहुत ही ज्यादा सिंपल एडिटोरियल की लैंग्वेज थी और फटाफट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे. सो सॉल्व द क्वेश्चन. सुप्रीम कोर्ट रिसेंट डायरेक्टिव ऑन स्ट्रे डॉग प्राइमरली 6-2. जो सुप्रीम कोर्ट का करंट डिसीजन आया था, जो डायरेक्टिव आया था, वो क्या एम था, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ऑथर यहाँ पे पूछ रहे क्या वो प्राइमरली सीख कर रहा था. टू कंटिन्यू द कैप्चर, स्टेरिलाइज, वैक्सीनेट, रिटर्न अप्रोच नहीं. रिटर्न अप्रोच के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बात ही नहीं करी. ठीक है, कंप्लीट रिमूवल अप्रोच था, तो ए आपका रिजेक्ट हो गया. Now replace the return policy with permanent sheltering after sterilization. Yes, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उनको रिप्लेस प्रॉपर तरीके से डॉग्स को हटा देना चाहिए, उनको जो प्रॉपर शेल्टर होम से वहां पर रखना चाहिए. See, ban all sterilization program. No, Supreme Court is supporting this. Allow state to cull stray dogs affected and no.
दिस इज अगेंस्ट द एनिमल राइट्स, ठीक है। सो बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which of the following factors makes the court directives difficult to enforce in Kerala? तो किस कारणों की वजह से, किस फैक्टर की वजह से केरला में कोर्ट का डिसीजन इंप्लीमेंट होने में दिक्कतें होगी? क्या केरला के पास प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं है, द स्टोरेज ऑफ ट्रेन डॉग हैंडलर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है? तो बिल्कुल पैसेज में कहा था कि उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर ट्रेन डॉग ट्रेनर्स हैंडलर्स नहीं है जो डॉग्स को कर सके, संभाल सके। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what does editorial imply about the ecological outcome of removing stray dogs from the area? तो क्या इकोलॉजिकल आउटकम क्या होगा? एक बार आपने किसी एरिया से स्ट्रे डॉग्स को हटा दिया तो क्या होगा? वहां पे पैसेज में क्या कहते हैं कि दूसरे डॉग्स उस जगह को फिर से ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो इट परमानेंटली सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑथर इसके बिल्कुल अगेंस्ट, ऐसा ऑथर नहीं कह रहे थे। इट कॉज अदर डॉग्स टू माइग्रेट इनटू द एरिया। बच्चा बी विल बी अगेन योर करेक्ट ऑप्शन। रेबीज केसेस से 0 बिल्कुल नहीं होंगे और लोकल स्पीशीज में भी एक्सटेंशन नहीं होगा, बट दूसरे डॉग्स उन जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे। पैसेज में लिखा था जहां पे डॉग्स को फूड की अपॉर्चुनिटी दिखती है उन एरियाज में वो आ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, why could civic authorities face contempt of court in context of the directives? तो यहाँ पे सिविक अथॉरिटीज पे क्यों कोर्ट का कंटेम्प्ट लगेगा? कभी उन्होंने कोर्ट के डायरेक्टिव्स को नहीं फॉलो करा। फॉर फेलिंग टू इम्प्लीमेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन डॉग शेल्टरिंग, तो बच्चा बी यहाँ पे सही होगा। फॉर अलाउइंग स्टरलाइजेशन, इसलिए तो नहीं होगा क्योंकि वो तो करना ही, वो तो कोर्ट का डायरेक्शन ही है। फॉर प्रोटेक्टिंग कम्युनिटी डॉग्स, फॉर कंडक्टिंग अवेयरनेस ड्राइव, नो दिस आर नॉट प्रॉपर। ये कह रहा था तब उन पे कंटेम्प्ट लगेगा जब वो फेल कर जाएंगे कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इंप्लीमेंट करने से, ठीक है। कंटेम्प्ट का क्या मतलब होता है? ठीक है बच्चा, कंटेम्प्ट मतलब कोर्ट की इंसल्ट करना। वो किसी भी तरीके से हो सकता है। आप कोर्ट का डिसीजन नहीं मान रहे हो, कोर्ट के ऑर्डर्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाएगा। आप कुछ ऐसे वर्ड्स कोर्ट में बोल रहे हो जो इनएप्रोप्रिएट है, जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है उसकी ऑटोनॉमी को चैलेंज करता है, वो भी कंटेम्प्ट हो जाएगा। बच्चा 2 टाइप के कंटेम्प्ट होते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट तब होता है जब आप फाइन देके छूट सकते हो, बट इन क्रिमिनल कंटेम्प्ट आपको प्यूनिटिव, आपको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, आपको इम्प्रिजनमेंट की सजा मिल सकती है। तो नाउ which recent incident is triggered the Supreme Court response on Kerala dog menace? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर केरला का, तो डॉग अटैक्स ऑन चिल्ड्रन इन वायनाड एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैज ट्रिगर्ड द सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्स ऑन केरला डॉग menace। ठीक है, आए समझ में ना बच्चा? हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा स्टैटिक क्वेश्चन है, तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट? तो आप जो भी आपको देखो करंट अफेयर में पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंदर रिट्स इशू कर सकती है जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो या फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। बच्चा वो है आर्टिकल 32। ठीक है बच्चा, हमारे पास सबसे पहले आपको मीनिंग समझना पड़ेगा कि रिट्स का मतलब क्या होता है। तो बच्चा रिट्स होती है रिटन ऑर्डर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। आप देखिए रिट्स इशू करने के लिए जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो आपके पास 2 रेमेडी होती है। फंडामेंटल राइट क्या? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब आप संविधान के पार्ट 3, ठीक है, संविधान के किसी पार्ट 3 के आर्टिकल का वायलेशन होता है तो आप रिट्स इशू कर सकते हो, आप कोर्ट से रिट्स इशू करने की रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब आपके पास 2 रेमेडीज होती है। जब हम आर्टिकल 32 की बात करेंगे तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपको हायरार्की फॉलो नहीं करनी पड़ता, आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, या आप चाहो तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। अब बच्चे हाई कोर्ट है ना, ऐसा कहा जाता है इसके पास थोड़ा ज्यादा जुरिस्डिक्शन होता है व्हेन इट कम्स टू द इशुएंस ऑफ रिट्स, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस फंडामेंटल राइट दोनों के वायलेशन पे रिट्स इशू कर सकती डायरेक्टली। ठीक है,
डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में जा सकते हो व्हेन योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तभी सिर्फ जा सकते हो जब सिर्फ और सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। मतलब कभी आपकी राइट टू लाइफ एंड शेल्टर का वायलेशन हुआ है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन कभी कुछ ऐसा हो कि कभी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा बिल इनेक्ट करा है लेजिस्लेटिव जिसका इंटेंट सही नहीं हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, पहले आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि आपके फंडामेंटल राइट का वहां पे वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब बच्चा 5 तरीके की ऐसे रिट्स तो डिफरेंट तरीके की हो सकती है, लेकिन अभी तक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थी उन्होंने सिर्फ 5 तरीके की रिट्स जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इंटरप्रीट करी है। तो जो 5 रिट्स होती है हमारे पास वो है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, मतलब टू हैव अ बॉडी। जब कोई पुलिस अथॉरिटी या कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपको इलीगली तरीके से आपका डिटेन करे, आपको डिटेंशन में रखे, तो आप ये रिट इशू कर सकते हो। आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो उनकी कंप्लेन लेके कि इन्होंने आपको इलीगली डिटेन करके रखा है, और सुप्रीम कोर्ट तुरंत आपकी पेशी करवाएगी कोर्ट में, और आपको वो जो ऑफिसर है जिन्होंने आपको इलीगली डिटेन करके रखा है उन्हें बोलेंगे कि आपको डिटेंशन में ना रखा जाए एंड द एक्शन विल बी टेकन, क्योंकि आपकी पर्सनल लिबर्टी कटेल हो रही है। सोचो कितना बड़ा वायलेशन हो रहा है आपके फंडामेंटल राइट के साथ। कभी पुलिस वाले आपको जबरदस्ती बिना कोई रीजन के आपको जेल में रख ले तो, ठीक है। दूसरा बच्चा रिट होती है हमारे पास मैंडामस। जब कोई कलेक्टर वगैरह काम नहीं करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप रिट ऑफ मैंडामस इशू करवा सकते हो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो कलेक्टर्स आपको बोलेंगी कि मैंडेट करेगी वो पर्टिकुलर काम करने के लिए, ठीक है। एक रिट होती है प्रोहिबिशन। जब बच्चा कोई लोअर कोर्ट है जो अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके कुछ डिसीजन देती है, मतलब कभी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उनके पास फांसी की सजा, डेथ पेनल्टी देने का हक नहीं है, कभी वो दे रहे हैं तो दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द हाई कोर्ट, और वो दे देते तो कहीं ना कहीं अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर काम कर रहे हैं, तो कोर्ट उनको प्रोहिबिट करेगी कि आप ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकते हो। फिर एक होती है हमारे पास अश्योरिटी, ठीक है। इसमें कभी कोई लोअर कोर्ट गलत डिसीजन दे देती है, तो गलत डिसीजन को सेट असाइड करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देती है कि जो लोअर कोर्ट ने जो गलत डिसीजन दिया जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, तो वो डिसीजन बाध्य नहीं है और डिसीजन अब वैलिड नहीं है, वो एनफोर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। नाउ बच्चा एक और 5वीं रिट होती है हमारी रिट ऑफ को वारंटो। रिट ऑफ को वारंटो पूछते भैया किस हक से, ठीक है। जो ऑफिसर्स होते हैं जब वो कभी पब्लिक ऑफिस कोई संभाल रहे हो, ठीक है, अब वो पब्लिक ऑफिस में उनके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है वो पब्लिक ऑफिस संभालने का, जो नॉर्मल से जो तहसीलदार है वो कलेक्टर की पावर संभाल रहे, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगी भैया किस अथॉरिटी से तुम इस कुर्सी पे बैठे हो डिसीजन दे रहे हो, ठीक है। तो दिस इज रिट ऑफ को वारंटो। बेसिक से देखिए, आप पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से देखिए, आप प्लेट के पर्सपेक्टिव से देखिए, रिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 पता होना चाहिए। आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। सो यू मस्ट बी वेरी वेल वर्स्ड विद दिस 2 पर्टिकुलर आर्टिकल। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। कल फिर हम मिलेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस में। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, एंड इवन यू कैन कॉल द इंस्टीट्यूशन एंड देन यू कैन मीट विद द मेंटर्स पर्सनली इन ऑफलाइन सेंटर्स। सो थैंक यू अगेन।